ये तोड़ फोड़ की जो राजनीति है बीजेपी इसको करने में माहिर रही है। और यही वजह है कि हर कोई मानकर चल रहा है कि आज अगर मान लीजिए मुकेश सहनी की बारी थी और कल अगर उपेंद्र कुशवाहा की बारी है तो उसके बाद चिराग पासवान की बारी भी पारस को अपने पास लेकर आए। चारों के चार जो उनके सांसद थे उनको अलग करवा कर अपनी एनडीए में शामिल कर लिया। ये बीजेपी की चाल थी, साजिश थी। उसके बाद जब पशुपति पारस कहते हैं हाजीपुर सीट पर मैं लड़ूंगा, आपस में लड़ाई करवा कर कहीं ना कहीं पशुपति पारस को किनारे करते हैं, कहते हैं चिराग पासवान जी आप आइए, आप जो है 5 सीटें पकड़िए। तो आप ये देख रहे हैं बीजेपी और एनडीए की जो साजिश है वो किस तरह से तमाम जो दल है उनके साथ में होती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि चिराग पासवान आगे बढ़ पा कुमार कहने के डाउन दिखाई दे रहे हैं। तो मुश्किल है इस तरह से एनडीए कुनबे को संभालना। और यहाँ पर चिराग पासवान जिस तरह से पूरे माहौल को देख रहे हैं और तेजस्वी। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ नाज़मीन खान। बिहार की 8 लोकसभा सीट जहां छठे चरण में मतदान की प्रक्रिया जारी है, जहां मुकाबला लोकसभा का बिहार में दिलचस्प हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए में फूट की कगार पैदा हो चुकी है। एनडीए से जुड़े हुए सहयोगी दलों को लेकर कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां दावा करती हुई नजर आ रही हैं कि जल्द लोकसभा चुनाव के बीच में ही एनडीए टूट जाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखना और तमाम दलों को लालच देकर अपने साथ जोड़ना। जैसे कि बात करें यहाँ पर एनडीए के साथ बिहार में कई बड़े चेहरे जुड़े हुए हैं, जिसमें जेडीयू पार्टी से तो नीतीश कुमार हैं जो बिहार के मुख्यमंत्री तो बन जाते हैं एनडीए के समर्थन से, लेकिन कुछ वीडियो सामने आता है जहां नीतीश कुमार का कद आंक लिया जाता है, जहां देखा जाता है कि आज भी बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है। और तीसरे नंबर की पार्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वजूद उनका सिर्फ ना के बराबर बिहार में मौजूद है। अब ऐसे में जहां नीतीश कुमार के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आरएमएल प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ भी खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। ये दावा यहाँ पर बिहार में नेता प्रतिपक्ष के रूप में तेजस्वी यादव देते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि पवन सिंह को पार्टी से निष्कासित करना, यहाँ पर पवन सिंह को हराना नहीं बल्कि उपेंद्र कुशवाहा को हराना है। और उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक बड़ी साजिश को अंजाम एनडीए देता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जहां नीतीश कुमार को लेकर कहा गया कि एनडीए की तरफ शरीर है लेकिन दिल उनका अभी भी महागठबंधन की तरफ है, तो ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के बाद अगली बारी उपेंद्र कुशवाहा की और उपेंद्र कुशवाहा के बाद चिराग पासवान की बारी। क्या वाकई इस बात में कोई सच्चाई नजर आती है? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बन जाते। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमन सर, एक तरफ छठे चरण का चुनाव और दूसरी तरफ काराकाट की बात करें, 7वें चरण में मतदान होगा। मुकाबला कड़ा है क्योंकि यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन उनका मुकाबला पवन सिंह से है जो कहीं ना कहीं काराकाट सीट पर अब मजबूती के साथ देखे जा रहे हैं। और ऐसे में तेजस्वी यादव का दावा कर देना कि भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित पवन सिंह को इसलिए किया गया है ताकि वो निर्दलीय रूप में एक बेहतर तरीके से चुनाव जीत पाए और उपेंद्र कुशवाहा की हार कहीं ना कहीं तय हो जाए और उसके बाद यहाँ पर एनडीए उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ ही एक्शन ले ले। देखिए बिल्कुल, और जिस तरह से बिहार की राजनीति है वह नाज़मीन अपने आप में समझ से परे हो जाता है कि कौन सा दाव कौन चलना चाहता है, किस दाव पे कौन है और बाकी कौन किसके साथ है, ये समझ से बिल्कुल बाहर दिखाई पड़ता है। क्योंकि पवन सिंह जिनको बीजेपी बुलाती है, कहती है भाई आप ये टिकट लीजिए और जाइए आसनसोल में जाकर चुनाव लड़िए, लेकिन वो कहते हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, अपना टिकट अपने पास रखिए। तो ये जो तमाम चीज़ें बताती हैं कि क्या पवन सिंह पहले से ही चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, उनसे कोई बातचीत नहीं हुई और क्यों वो टिकट वापस कर देते हैं। और फिर उसके बाद लगा कि पवन सिंह भाई अब अपनी राजनीति स्टॉप करना चाहते हैं, वो अपने फिल्मी करियर में ही जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए बेहतर कर रहे हैं। लेकिन अचानक फिर उनका ट्वीट आता है कि मेरी माँ चाहती है कि मैं चुनाव मैदान में जरूर उतरूं और मैं काराकाट सीट से निर्दलीय चुनाव में जाऊंगा। अब आप देखिए आरा से वो आते हैं और कई जो जानकार हैं राजनीति के वो यही बात कहते हैं कि भाई आखिर उनको चुनाव में ही जाना था तो आरा सीट से वो क्यों नहीं उतरे। एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि काराकाट सीट पर अगर वो पहुंचे हैं तो क्या वो अपनी ही पार्टी की यानी कि
एनडीए कुनबे की अगर बात करें तो क्या वो अपने ही कह सकते हैं सहयोगी दल उपेंद्र कुशवाहा के साथ में अन्याय नहीं करेंगे, और यही कुछ होता हुआ दिखाई पड़ा। बीजेपी सवाल पूछेगा कि भाई आपके वो नेता हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए गए हैं, तो ऐसे में बीजेपी उनके ऊपर क्या कोई कार्रवाई नहीं करेगी? तब कहीं बीजेपी नींद से जागती है, कहती नहीं भाई हम पवन सिंह को बाहर करते हैं, और पवन सिंह ने पार्टी के खिलाफ जाकर काम किया है। तो आप पूरे के पूरे माहौल को अगर आप समझे और जिस तरह से तेजस्वी ने बात कही है वो अपने आप में दिखाई पड़ता है कि क्या वाकई यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति खत्म करने का प्लान है ये। क्योंकि अगर यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा हार जाते हैं तो आप ये तय मानकर चलिए कि उपेंद्र कुशवाहा की जो सियासत है, राजनीति है, यहाँ से उसके ऊपर फुल स्टॉप लगता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा पवन सिंह अगर चुनाव जीतते हैं, निर्दलीय हैं, कभी बीजेपी में वापस आ सकते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जो राजनीति के जानकार हैं उसको अच्छे से समझ पा रहे हैं कि पवन सिंह कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पर ही जो काराकाट सीट है वहां से चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब देखिए सहयोगी दल जितने बीजेपी के हैं, अगर आप बीजेपी की बात करें तो वीआईपी पार्टी जिसके मुकेश सहनी अध्यक्ष हैं, उसी पार्टी के 4 एमएलए में से 3 वो अब बीजेपी अपने में शामिल कर लेती है, पूरी पार्टी को खत्म कर देती है। दुष्यंत चौटाला के 3-4 विधायक जो बीजेपी के कैसे समर्थन में आ जाते हैं। इसके अलावा आप देखिए महाराष्ट्र में चले जाइए, जो एनसीपी 2 अच्छी मजबूत पार्टी थी उसको 2 हिस्सों में बांट देते हैं। आप देखिए जो शिवसेना उसको 2 हिस्सों में बांट देते हैं। कांग्रेस पार्टी कितने सारे नेता, विधायक, सांसद सब बीजेपी के अंदर आ जाते हैं। तो ये तोड़-फोड़ की जो राजनीति है बीजेपी इसको करने में माहिर रही है, और यही वजह है कि हर कोई मानकर चल रहा है कि आज अगर मान लीजिए मुकेश सहनी की बारी थी और कल अगर उपेंद्र कुशवाहा की बारी है तो उसके बाद चिराग पासवान की बारी भी हो सकती है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर चिराग पासवान को लेकर भी जिक्र किया जा रहा है कि उनका नंबर आ सकता है, लेकिन चिराग पासवान खुद ही ये संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द एनडीए का दामन वो छोड़ते हुए नजर आ सकते हैं। जैसे कि सिवान में चुनाव और चुनाव के दौरान जहां पर हिना शाह को समर्थन उनके जिला अध्यक्ष का यहाँ पर देना, और उसके बाद यहाँ पर खुद चिराग पासवान का संकेत देना कि हिना शाह के समर्थन में वो कहीं ना कहीं है। तो सर यहाँ पर चिराग पासवान की बात करें तो वो तो कहीं ना कहीं आरजेडी की वो एक सदस्य थी, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, बेशक अलग हटकर, लेकिन आरजेडी का तो हिस्सा थी, लेकिन चिराग पासवान उन्हें समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच में दूसरा सवाल ये भी बन जाता है कि तेजस्वी यादव बार बार उस किस्से को दोहराते हैं जो रामविलास पासवान से जुड़ा हुआ है। रामविलास पासवान का जो सरकारी बंगला जो जनपद पर था वो खाली करवाया जाता है, तो चिराग पासवान को लेकर तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये तो मेरे भाई हैं, वो भूल कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें जब सारी चीजें याद आएंगी तो वो जान पाएंगे कि एनडीए उनके साथ कितना खिलवाड़ करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल बहुत बड़ी बात आपने कही, क्योंकि जिस तरह से हम चिराग पासवान को देखते हैं, उभरता हुआ चेहरा है, युवा है, बिहार के लिए काफी अच्छी सोच रखते हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने उनको अपने काबू में लिया है, अपने जाल में फंसाया है, वो कई सारी चीजों को बयां करता है। देखिए एक तरफ तो बीजेपी ने सबसे पहले क्या किया, पशुपति पारस को अपने पास लेकर आए, चारों के चार जो उनके सांसद थे उनको अलग करवा कर अपनी एनडीए में शामिल कर लिया। ये बीजेपी की चाल थी, साजिश थी। उसके बाद जब पशुपति पारस कहते हैं हाजीपुर सीट पर मैं लड़ूंगा, आपस में लड़ाई करवा कर कहीं ना कहीं पशुपति पारस को किनारे करते हैं, कहते हैं चिराग पासवान जी आप आइए, आप जो है 5 सीटें पकड़िए। तो आप ये देख रहे हैं बीजेपी और एनडीए की जो साजिश है वो किस तरह से तमाम जो दल है उनके साथ में होती हुई नजर आ रही है, और यही वजह है कि चिराग पासवान ना आगे बढ़ पा रहे हैं और ना पीछे हट पा रहे हैं। लेकिन उनके जो कार्यकर्ता है, नेता है, उन्होंने ये ठान लिया है कि अगर चिराग पासवान भी अगर ये फैसला नहीं करेंगे तो हम ये फैसला करते हुए नजर आएंगे। हिना शाह के बारे में आप देखिए, जो उनके जिला अध्यक्ष हैं, आई थिंक मोमिन गजाली उनका नाम है, इमाम गजाली उनका नाम है, वो जो है एक तरीके से हिना शाह के समर्थन में फैसला करते हैं कि वोट दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर चिराग पासवान को अपने कार्यकर्ताओं पे काबू नहीं है और कार्यकर्ता अगर बगावत के मूड में नजर आ रहे हैं, तो ये संदेश देता है कहीं ना कहीं कि आने वाले दिनों में ये चिंगारी जो है वो शोलों में तब्दील हो सकती है और चिराग पासवान भी एनडीए से अलग हो सकते हैं। क्योंकि अभी तक भी देखा जाए तो जेडीयू को लेकर चिराग पासवान जरा भी कंफर्टेबल नहीं है। पहले भी उन्होंने कहा था कि भाई जेडीयू को लाने की जरूरत क्या थी, हम तो यहाँ पर अच्छा भला चुनाव प्रचार कर रहे थे, 40 सीटें जो है वो हम जीते, लेकिन जिस तरह से उनको लाया गया है वो उनके गले नहीं उतर रहा। लेकिन फिलहाल तीनों दल एक साथ मिलकर चलने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन अब देखिए नीतीश कुमार कहने के डाउन दिखाई दे रहे हैं, तो मुश्किल है इस तरह से एनडीए कुनबे को संभालना। और यहाँ पर चिराग पासवान जिस तरह से पूरे माहौल को देख रहे हैं और तेजस्वी यादव जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह का माहौल बना रहे हैं, आप ये मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में अगर जरूरत पड़ी तो चिराग पासवान भी इस खेमे में आ सकते हैं। क्योंकि वो पहले भी कहते रहे हैं कि अगर उनके मुताबिक उनकी जो कह सकते हैं मांग है, अगर उनको पूरा नहीं किया गया तो फिर रहने का कोई फायदा नहीं है। हो सकता है
चुनावों के बाद चिराग पासवान भी कोई बड़ा फैसला लेते हुए दिखाई पड़े। देखिए बिल्कुल यहाँ पर चिराग पासवान भी कोई बड़ा फैसला यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन देखा जाए तो एक वजह बताई जा रही है कि एनडीए कहीं ना कहीं परिवार में ही फूट डाल रहा है, आपस में ही लोगों को भिड़वाते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद देखने को मिलता है, हकीकत नजर आती है कि वो कहीं ना कहीं अपने ही परिवार से नाराज हो जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण पशुपति पारस और चिराग पासवान है। अब यही देखना होगा कि इस पूरे मुद्दे में जो लगातार तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या इन दावों के आधार पर कोई कदम उठाया जा सकता है या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।